ताजमहल का असली नाम तेजो महालय है। आज का ताजमहल सदियों पहले कभी एक शिव मंदिर था। भारत की आधी जनता इस बात पर विश्वास करती है। क्या वहाँ पर पहले शिव मंदिर था? हो सकता है, ऐसे पुराने तात्विक मिले हैं तो बनना ही चाहिए। जी हाँ, सदियों से लोग दावा करते आ रहे हैं कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं है, वो एक मंदिर था। लोग कहते हैं कि इसका गुंबद कलश जैसा है, इसके शिखर त्रिशूल की तरह दिखते हैं और वे 22 बंद कमरे शिवलिंग छुपाए हुए हैं। यहाँ तक कि कार्बन डेटिंग के दावे भी किए जाते हैं कि ताजमहल शाहजहां के जन्म से सदियों पहले बनाया गया था। और अगर आप भी इस बात को मानते हो तो आप लोग अकेले नहीं हो, क्योंकि अब देश का आधा हिस्सा सचमुच इस बात पर विश्वास करता है, जबकि कुछ लोग इसे शुद्ध प्रोपोगेंडा मानते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है कि वहाँ पर मंदिर था, तो 400 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था? क्या ताजमहल सचमुच में एक प्यार की निशानी है या एक चुराया हुआ मंदिर जो सफेद संगमरमर के पीछे छिपा हुआ है? पुरुषोत्तम नागेश ओक नाम के एक व्यक्ति ने 1964 में इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री नामक एक संगठन शुरू किया और इसके नाम के अनुसार वास्तव में उन्होंने यही करने की कोशिश की। भारत के इतिहास को फिर से लिखा। वो कोई सड़क पर सिद्धांत चिल्लाने वाले आम आदमी नहीं थे। ओक शिक्षित थे, सूट बूट में रहते थे, रिसर्च पेपर साथ लेकर चलते थे और गर्व से खुद को इतिहासकार कहते थे। उनको पूरा विश्वास था कि ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार, यहाँ तक कि वेटिकन और मक्का तक लगभग हर प्रमुख स्मारक मूल रूप से हिंदू मंदिर थे। उनके अनुसार ये मंदिर अधिग्रहित या कब्जाए गए, नाम बदले गए और अन्य धर्मों के प्रतीकों में बदल दिए गए। और इस सूची में सबसे ऊपर था ताजमहल। अपनी बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ओक ने एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि ताजमहल कभी शाहजहां द्वारा बनाया ही नहीं गया था। उनके अनुसार यह पहले से ही वहां था, एक भव्य महल और एक मंदिर के रूप में, जो राजा जयसिंह प्रथम राजपूत राजा द्वारा बनाया गया था और भगवान शिव को समर्पित था। इसका मूल नाम तेजो महालय था और यह पहली बार था जब लोगों ने तेजो महालय नाम सुना। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने जमीन ली, मंदिर तोड़ दिया, 4 मीनारें खड़ी कर दी, नक्काशी मिटा दी और उस जगह को पुरानिक सुलेख से भर दिया और फिर इसे अपना मास्टरपीस कहा। अपने दावे का समर्थन करने के लिए ओक ने कुछ पैटर्न प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि ताजमहल दक्षिण दिशा की ओर है, जैसे पारंपरिक हिंदू मंदिर। गुंबद के नीचे कलश जैसा दिखता है, शिखर त्रिशूल की तरह दिखता है और अंदर का भाग अष्टभद्रा पैटर्न का अनुसरण करता है। और वो 22 सील किए गए कमरे स्पष्ट प्रमाण थे कि शिवलिंग और मूर्तियां अभी भी जमीन के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन अब समस्या ये थी कि इन सभी दावों का ओक के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई शिलालेख नहीं, उनके पास एक भी रिकॉर्ड नहीं था। बस उन्होंने अपने विश्वास के आधार पर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ा। फिर भी किसी विवाद की तरह उनकी किताब को मीडिया का ध्यान मिला और उनके बयानों ने राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने उन्हें झूठा कहा और कुछ लोगों ने उन्हें दूरदर्शी कहा। फिर ओक ने इसे ऑफिशियल बनाने का फैसला किया। वो कोर्ट गए, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, यह मांग करते हुए कि ताजमहल को आधिकारिक तौर पर एक हिंदू मंदिर घोषित और बहाल किया जाए। लेकिन जब न्यायाधीशों ने उनके कागजात देखे तो उन्हें कल्पना के अलावा कुछ नहीं मिला। अदालत ने मामले को खारिज कर दिया और इसे गलत धारणा बताया और कुछ सालों बाद ओक का 2007 में निधन हो गया। अब आप सोचेंगे कि उनके साथ ये सिद्धांत भी समाप्त हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बढ़ता रहा, मुड़ता रहा और बदलता रहा। ओक के विचार उनकी किताबों से बाहर निकलकर व्हाट्सएप, टीवी बहस और रैलियों में प्रवेश करने लगे। कोर्ट में उनकी पुरानी पिटीशंस फ्यूचर की सभी पिटीशंस के लिए एक स्टैंडर्ड बन गई और जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट पिटीशन से भर गया। नई याचिकाएं सभी यह मांग कर रही थी कि ताजमहल को तेजो महालय और शिव मंदिर घोषित किया जाए। अब आइए एक पल के लिए ओक के सिद्धांत से हटकर वास्तविक इतिहास की ओर वापस चला जाए, उस समय जब ताजमहल का अस्तित्व भी नहीं था, उस कहानी की ओर कि ताजमहल का विचार कैसे जन्मा। मुमताज महल शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। उनकी सगाई 1607 में हुई थी और 5 साल बाद 1612 में उनकी शादी हुई। वो सिर्फ उनकी रानियों में से एक नहीं थी, वो उनकी सबसे करीबी साथी थी। शाहजहां उनके बिना कभी युद्ध में भी नहीं गए। मुमताज के 14 बच्चे थे, लेकिन जब मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां की दुनिया बिखर गई। वो इतने दुखी थे कि उन्होंने अपने शाही दरबार को 2 साल के लिए बंद कर दिया। शाहजहां का दिल टूटने से उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा मकबरा जो इतना सुंदर हो कि वह हमेशा के लिए उनके प्यार को अमर कर दे। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें जमीन की जरूरत थी, नदी के किनारे की जमीन। और यहीं से ओक का सिद्धांत टूटने लगता है। जिस जमीन पर आज ताजमहल खड़ा है वह कोई खाली प्लॉट नहीं था, यह वास्तव में राजपूत कछवाहा परिवार का था।
उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक यह राजा मानसिंह का था, जो सम्राट अकबर के अधीन एक सम्मानित जनरल थे। वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था और उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बड़े क्षेत्रों पर शासन किया। मानसिंह की चाची हरखाबाई अकबर से विवाहित थी, जिसका मतलब था कि मुगल और मानसिंह का परिवार सिर्फ सहयोगी नहीं थे, वे सचमुच में रिश्तेदार थे। अब ये जो मानसिंह थे, इनके पोते थे राजा जयसिंह। ये वही जयसिंह थे जिनका जिक्र ओक ने अपनी बुक में किया है। और सच्चाई ये है कि अकबर के पोते शाहजहां को ये जमीन खुद जयसिंह से मिली थी, क्योंकि यह यमुना नदी के किनारे पूरी तरह से स्थित थी। तो ओक ने ये जो सजेशन दिया था कि शाहजहां और जयसिंह दुश्मन थे, वैसा नहीं था। उनके परिवार अकबर के समय से करीबी थे, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि विवाह और खून के माध्यम से। और पादशाहनामा शाहजहां के ऑफिशियल दरबारी रिकॉर्ड के अनुसार जयसिंह ने स्वेच्छा से शाहजहां को जमीन दी और बदले में शाहजहां ने उन्हें आगरा में 4 हवेलियां पेश की। यह उनके बीच एक शाही सौदा था, कोई लूट नहीं। और इस सौदे के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर भी किए थे। वो डॉक्यूमेंट आज भी जयपुर के पैलेस आर्काइव में मौजूद है, कोई भी जाकर इसे देख सकता है। वो दस्तावेज स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि जिस स्थान पर आज ताजमहल बनाया गया है, वहाँ एक हवेली थी, जिसका अर्थ है शाही हवेली। कोई मंदिर नहीं, तो कोई मंदिर नष्ट नहीं किया गया, कोई भी मूर्तियां नष्ट नहीं की गई। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर पीएन ओक किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शिलालेख है जो साबित करता है कि ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने उस शिलालेख को चुरा लिया और इसे लखनऊ के एक म्यूजियम में छुपा दिया। मजेदार बात तो ये है कि शिलालेख मौजूद तो है, लेकिन वो ताजमहल से नहीं है, वो बटेश्वर से है, जो ताजमहल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप 1892 के एक सरकारी आर्कोलॉजिकल जर्नल एपिग्राफिका इंडिका को देखें, तो आप देखेंगे कि शिलालेख वास्तव में 1195 ईस्वी का है, न कि 1155 ईस्वी जैसा ओक ने दावा किया था। और वह शिलालेख राजा परमर्दी देव द्वारा बनाए गए मंदिर के बारे में बात करता है, जो एक और समय, एक और राज्य, एक और कहानी के शासक थे। सो एट द एंड ओक ने डेट गलत बताई, स्थान गलत बताया और पूरा संबंध ही गलत बताया। अब बात करते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल वास्तव में कैसे बनाया। निर्माण 1632 में शुरू हुआ और पूरा होने में 22 साल लग गए। मुख्य मकबरा 1643 तक समाप्त हो गया और पूरा परिसर, बगीचे, मस्जिद और गेस्ट हाउस 1653 तक पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने लीड किया, जिनके अंडर फारस, तुर्की, मिडिल एशिया और भारत से 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता, राजमिस्त्री, पत्थर तराशने वाले, जड़ाई कलाकार और सुलेख लिखने वाले थे। सामान अलग अलग महाद्वीपों से लाया गया। उदाहरण के लिए मकराना से सफेद संगमरमर, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, चीन से जेड और श्रीलंका से नीलम। इन पत्थरों को ले जाने के लिए 1000 हाथियों का भी उपयोग किया गया था। इस पर खर्च की गई लागत इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे मुगल खजाने को हिला दिया। कहा जाता है कि शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने पिता से इसलिए नाराज था क्योंकि उनके ताजमहल बनाने की कोशिश में साम्राज्य कमजोर हो गया था। हो सकता है शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए लोगों से भारी टैक्स वसूला हो, लेकिन उन्होंने जय सिंह से संपत्ति नहीं लूटी। बट वास्तव में इस ताजमहल को सबसे भव्य क्या बनाता है? शैली शुद्ध मुगल थी, फारसी, इस्लामी, भारतीय और तुर्की वास्तुकला का एक मिश्रण। इसे इंडो इस्लामिक डिजाइन कहा जाता है। यूनेस्को ने बाद में इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पूरी सीरीज में सबसे महान वास्तुशिल्प उपलब्धि कहा। यह वह कहानी है जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आप इसे किसी भी सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, लेकिन ओक का वर्जन थोड़ा सा अलग था। उन्होंने कहा कि अष्टकोणीय कमरा, गुंबद पर कमल, 4 बाग उद्यान और मेटल का शिखर सभी हिंदू डिजाइन के प्रमाण थे। एब्बा कोच, जो कि मुगल वास्तुकला के एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ताजमहल का अध्ययन करने में 30 साल बिताए हैं, उनके अनुसार ताजमहल का डिजाइन स्पष्ट रूप से मुगल डिजाइन दिखाई देता है। ये सब डिटेल्स 320 पेज की एक रिसर्च बुक द कंप्लीट ताजमहल में लिखी है। अष्टकोणीय कमरा इस्लाम के अनुसार स्वर्ग या जन्नत को रिप्रेजेंट करता है, जो दर्शाता है कि मुमताज की आत्मा स्वर्ग में शांति से रह रही है। और कमल हुमायूं के मकबरे और एतमद्दौला से कॉपी किया गया है। ये दोनों ही मुगलों द्वारा दशकों पहले बनाए गए थे। और त्रिशूल, यह एक अर्धचंद्र और शिखर है, इस्लामिक गुम्बदों की स्पेशलिटी। वास्तुशिल्प इतिहासकार गाइल्स टिलोस्टन ने ओक के सिद्धांत को सबसे अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नकली रिसर्च को देशभक्ति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि ताजमहल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें
प्राचीन भारत में मौजूद ही नहीं थी। वे 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा विकसित की गई थी। लेकिन सभी ठोस सबूतों के बावजूद भी ओक के अनुयायी और कुछ हिंदू कार्यकर्ता सिर्फ एक बात से चिपके रहे, उन 22 सील किए गए दरवाजों के पीछे क्या है। एक भाजपा नेता रजनीश सिंह ने आगरा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। वे ताजमहल के 22 सील किए गए कमरों को खोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अंदर और सबूत छिपे हो सकते हैं। सबूत कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था। सुनवाई के सिर्फ 3 दिन पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने ट्विटर पर उन भूमिगत कमरों की वास्तविक तस्वीरें पोस्ट की। जब कार्यकर्ताओं ने वो तस्वीरें देखी तो वो विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि सालों से उनके दिमाग में उन्होंने शिवलिंग, मूर्तियां और पुराने मंदिर की नक्काशी की कल्पना की थी। लेकिन तस्वीरों में जो दिखाया गया वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बस प्लेन बलुआ पत्थरों की दीवारें, साधारण मेहराब और खाली जगह, बस इतना ही। तब अदालत ने तुरंत याचिका खारिज कर दी और न्यायाधीश ने रजनी सिंह को चेतावनी भी दी कि PIL सिस्टम का मजाक न बनाएं। लेकिन फिर भी एक सवाल मंडराता रहा कि अगर अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर आप उनको सील क्यों कर रहे हैं, उन्हें लॉक क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब देने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वो 22 दरवाजे हैं क्या। सबसे पहले वो कोई 22 कमरे नहीं है। ताजमहल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका वजन 58,000 टन है और इतने वजन को सहारा देने के लिए शाहजहां के इंजीनियरों ने 17 मीटर गहरी नींव बनाई। इसके शीर्ष पर एक ऊंचा मंच है जिसे प्लिंथ कहा जाता है। प्लिंथ के भीतर उन्होंने 22 भूमिगत गलियारे बनाए। वे वजन को संतुलित करने और हवा के फ्लो के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन का हिस्सा थे, ताकि नमी संगमरमर को नुकसान न पहुंचाए। तो स्पष्ट रूप से कहे तो ये रहस्यमय कमरे नहीं हैं, ये रखरखाव सुरंगें हैं और ये हमेशा के लिए सील नहीं है। ASI के कर्मचारी नियमित रूप से दरारों को ठीक करने, दीवारों को फिर से प्लास्टर करने और स्ट्रक्चर को उम्र से बचाने के लिए अंदर जाते हैं। बस इतना ही। वास्तव में ASI का कहना है कि ये केवल 22 सील स्थान नहीं है। तहखाने में, ऊपरी मंजिलों में, मीनारों के अंदर और यहाँ तक कि मस्जिद के पास भी पूरे स्मारक में 100 से अधिक सील चैम्बर हैं। अब वे क्यों सील है? जवाब सचमुच सरल है। ये एरिया कभी टूरिस्ट के लिए था ही नहीं। उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए बनाया गया था, लोगों के घूमने के लिए नहीं। इन्हें खोलने से स्मारक को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ताजमहल को हर साल लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। कल्पना करिए कि वो सभी अंडरग्राउंड नैरो टनल में चल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक होगा। और फिर हम सब लोग तो जानते ही हैं कि हमारे लोग स्मारकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कोई लिखेगा आई लव यू प्रिया और कोई अपने परीक्षा नंबर ही लिख देगा। कोई कुछ तोड़ेगा और कोई दीवारों पर गुटखा थूकेगा। लेकिन अब एक बात ऐसी है जिसने मुझे पूरी चीज पर एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। कार्बन डेटिंग। न्यूयॉर्क के प्रेट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर मार्विन मिल्स नाम के एक व्यक्ति ने ताजमहल के रिवर्स साइड दरवाजों में से एक से लकड़ी का नमूना लिया और इसकी उम्र परखने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का इस्तेमाल किया। अब कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक तरीका है जो पौधों, पेड़ों और जानवरों के अवशेषों जैसे जैविक सामग्रियों की उम्र को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है। तो उन्होंने दरवाजे से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे डेटिंग के लिए भेजा। परिणाम ने दिखाया कि लकड़ी वास्तव में शाहजहां से लगभग 300 साल पुरानी थी और यही बात है जो PN ओक के दावे का समर्थन करती है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट है। एक इंटरव्यू में प्रोफेसर मिल्स ने समझाया कि उन्होंने ताजमहल से कार्बन डेटिंग सैंपल तो लिया था, लेकिन रिजल्ट सेटिस्फाइंग नहीं था। उन्होंने कहा कि लकड़ी जैसी चीज का जब टेस्ट किया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि पेड़ को कब काटा गया था, लेकिन ये पता नहीं चलता कि उसकी कटी हुई लकड़ी का उपयोग कब किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि लकड़ी के सिर्फ एक सैंपल से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि वो लकड़ी पेड़ के किस भाग से आई है। यदि सैंपल पेड़ के भीतरी हिस्से से आया है तो यह पेड़ के बाहरी हिस्से से लिए गए सैंपल की तुलना में 100 साल पुराना दिख सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ एक सैंपल निष्कर्ष निकालने के लिए काफी नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी खोजों को किसी सरकारी डिपार्टमेंट को कभी प्रस्तुत नहीं किया और न ही कभी प्रकाशित किया। यह सिर्फ उनकी एक पर्सनल रिसर्च थी, कोई ऑफिशियल स्टडी नहीं। संभावना ये भी है कि सैंपल मेन दरवाजे से नहीं था, पुराने दरवाजों को हटाकर नए दरवाजे लगाए गए थे। यहाँ तक कि 1652 में औरंगजेब के एक पत्र में उल्लेख है कि ताजमहल के ऊपरी कमरे इतने पुराने थे कि उन्हें उनके पिता के जीवन काल में ही मरम्मत और दूसरे दरवाजे लगाने की आवश्यकता थी, जब शाहजहां वास्तव में मौजूद थे। तो यह कार्बन डेटिंग सिद्धांत भी स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है। और अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, तो आपको ये देखना होगा कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। I still believe it was not built by him. के मोहम्मद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक और वही पुरातत्वविद जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर उत्खनन में काम किया।
उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर होने को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए यदि ताजमहल के नीचे वास्तव में एक मंदिर होता तो वो इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति होते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यदि यह एक मंदिर होता तो एक गर्भगृह होता, एक गर्भगृह जो एक मंडप होता, एक स्तंभ हाल होता। मैंने इसे कभी नहीं देखा और मेरी टीम में से किसी ने भी कभी नहीं देखा। Because I was in charge of Taj Mahal, I was in charge of Qutub Minar also, and I have gone to all those parts that it was an earlier a temple of Shiva. These are absolutely false stories. यहाँ तक कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने खुद पुष्टि की कि ताजमहल के अंदर किसी मंदिर का कोई सबूत नहीं है। फिर भी 2022 में उन 22 दरवाजों को फिर से खोलने की मांग सामने आई। तो क्या यह वास्तव में सच्चाई के लिए था या राजनीति के खेल में सिर्फ एक और चाल? 2017 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत एक नई पुस्तिका जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में हर हिंदू और बौद्ध विरासत स्थल को गर्व से सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन किसी तरह ताजमहल सूची से चुपचाप गायब था। इसके लंबे समय बाद भाजपा सांसद विनय कटियार टीवी पर गए और दावा किया कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाया गया था, जिसका नाम तेजो महालय था। जैसे ताजमहल को तेजोमहल महल है, अब वो तेजोमहल महल को ताजमहल बना दिया। एक अन्य नेता संगीत सोम ने इसे भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा जो विश्वघातियों द्वारा बनाया गया कहा। इस टॉपिक पर बहस अब सिर्फ एक स्मारक के बारे में नहीं रही, यह इसके बारे में हो गई कि भारतीय संस्कृति क्या है, यह तय करने का अधिकार किसे मिलता है। आप मुगल शासकों द्वारा नष्ट किए गए अनगिनत मंदिर पा सकते हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों का उपयोग करके बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर बनाई गई थी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रतिस्थापित किया गया। ये सब देखकर लोगों ने पूछना शुरू किया, यदि औरंगजेब ने ऐसा किया तो क्या शाहजहां ने भी ऐसा नहीं किया होगा? यह एक उचित सवाल है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इतिहास कभी भी अनुमानों पर नहीं चलता, इतिहास सबूतों के ऊपर चलता है। और यही वह तरीका है जिससे भविष्य की पीढ़ियां सच्चाई को जानेंगी। जांच, सबूत, ईमानदार रिसर्च के माध्यम से, न कि क्रोध और भावनाओं के माध्यम से। यही कारण है कि हमारे पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पेशेवर इतिहासकारों जैसी संस्थाएं हैं, फैक्ट्स को भावनाओं के द्वारा फिर से लिखे जाने से बचाने के लिए। क्योंकि इतिहास विश्वास से नहीं लिखा जाता, फैक्ट से लिखा जाता है। शाहजहां द्वारा मुमताज महल के लिए बनाया गया एक मकबरा दुख से, प्यार से और हाँ, शाही गौरव से। यह कभी चुराया गया मंदिर नहीं था, यह कभी तेजो महालय नहीं था, यह बस ताजमहल है। इसके बारे में जरा सोचिए कि यदि मुगलों ने राजा जयसिंह से इस मंदिर को छीना होता या चुराया होता या लूटा होता तो कहीं न कहीं किसी ने तो कुछ बोला होता ना। एक रिकॉर्ड, एक पत्र, एक शिकायत, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई लेख नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी हिंदू परिवार ताजमहल के आसपास ताजगंज नामक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनके लिए ताजमहल कभी मंदिर नहीं रहा। यह पूजा स्थल नहीं है, स्थानीय लोगों के लिए कोई गुप्त स्थान नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो वहाँ रहने वाले लोगों ने पूजा करना कभी बंद नहीं किया। बाबर आया, एक मंदिर को नष्ट किया और वहाँ एक मस्जिद बनाई, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय लोगों ने उसी स्थान पर प्रार्थना करना जारी रखा, यह मानते हुए कि वह भगवान राम का जन्म स्थान था। काशी विश्वनाथ के लिए भी यह बात लागू होती है। जब औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया तो स्थानीय लोगों ने उस स्थान को नहीं छोड़ा, वे पीढ़ियों तक उसी सटीक स्थान पर पूजा करते रहे, क्योंकि उस स्थान का एक आध्यात्मिक मूल्य था, न कि ऐतिहासिक मूल्य। यहाँ तक कि अगर काल्पनिक रूप से ताजमहल के नीचे कुछ था तो इससे जुड़ी कोई आध्यात्मिक परंपरा नहीं है, पूजा करने वाले लोगों की कोई पीढ़ियां नहीं है। इसलिए ताजमहल जैसे विश्व स्मारक को नष्ट करने की कल्पना करना बेवकूफी है। एक जिज्ञासु और थोड़े से धैर्य वाला कोई भी व्यक्ति यह रिसर्च कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स की जांच करे, रिपोर्ट पढ़े, देखे कि वास्तविक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने पहले से क्या प्रकाशित किया है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह समझ सकता है कि क्या सच है और क्या नहीं। जब भी मैं कहीं जाता हूं तो मुझसे सवाल पूछा जाता है कि क्या ताजमहल मंदिर था। मैंने कभी इस क्वेश्चन को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैं सोचता था कि अरे सब जानते हैं कि ताजमहल मंदिर नहीं था। मैंने इस सवाल को कभी इतना गंभीर नहीं समझा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पष्ट था कि ताजमहल एक मंदिर नहीं है। लेकिन अब इस विशेष विषय को एक पूरी फिल्म में बदलते हुए देखकर मैं वास्तव में चिंतित हूँ।